इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम लोग पढ़ना क्या है। देखो जैसे कि तुम लोग के बुक में ये इलेक्ट्रिसिटी किस नाम से दिया होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी दिया होगा। किसी को पता है करंट या इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी किसको कहते हैं? बिजली को। बिजली किसका नाम है, चाची का? अच्छा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखो तो बहुत पहली बात ये है, इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या समझना चाहिए? तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम लोगों को सबसे पहले समझना चाहिए जिसके बाद जो चीज उसका नाम है चार्ज। तो इलेक्ट्रिसिटी को समझने के लिए हम लोगों को जो सबसे पहले जानना चाहिए, चार्ज क्या होता है? कोई बताएगा व्हाट इज चार्ज? आयंस में तुम चली गई, तुम केमिस्ट्री में चली गई हो, आयंस में चली गई हो, वो तो आयंस होते हैं। लेकिन हाँ, जो पॉजिटिव और नेगेटिव का तुम बात कर रही हो बिल्कुल सही है। तो देयर आर टू टाइप ऑफ चार्ज। चार्ज कितने टाइप का होता है भाई मेरे? चार्ज दो टाइप का होता है। एक होता है जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है जिसे हम कहते हैं निगेटिव चार्ज। तो चार्ज होता है दो टाइप का, न्यूट्रल कोई चार्ज ही नहीं होता है। चार्ज हमेशा दो टाइप का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। अच्छा, अब ये चार्ज कैसे जनरेट होता है, कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में हम लोग कभी कुछ पढ़े हैं? हाँ, हम लोग जब क्लास 8 में थे तो हम लोग पढ़े थे। क्या पढ़े थे बताओ तो? याद करो, एक चैप्टर था जिस चैप्टर में बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम बताया गया था। वो बोला था कि वो आदमी जो है एक दिन बहुत तेज धूप बरसात हो रहा था, बिजली उजली चमक रहा था, पतंग उड़ाने चला गया। जब पागल है भाई। तो खैर पतंग उड़ाने गया तो पतंग उड़ाया तो उसको हल्का सा झटका लगा पतंग उड़ाते हुए, और वो एक्चुअली जानबूझ के पतंग उड़ाने गया था। वो देखना चाहता था, वो जानना चाहता था कि वो सुना था कि क्लाउड्स में एक चार्ज होता है। तो वो जानना चाहता था कि अगर क्लाउड्स में चार्ज होता है और अगर हम पतंग को उड़ा उड़ा करके एकदम ऊंचाई पे ले जाएंगे तो जरूर वो जो चार्ज क्लाउड्स के ऊपर है वो क्लाउड्स से शायद ट्रांसफर हो, और अगर नहीं है तो ट्रांसफर नहीं होगा। तो वो उसको जो उसका स्ट्रिंग था, जिसको हम लोग धागा कहते हैं पतंग का, वो स्ट्रिंग के थ्रू जो है उसको एक शॉक महसूस हुआ था। तो वहां पे वो बोला था कि भाई ये क्या हुआ, ये तो चार्ज फ्लो कर गया इस धागा में से, है ना? तो चार्ज फ्लो कर गया तो हमको शॉक लगा, तो चार्ज फ्लो किया मतलब करंट, वहां से करंट वाला कॉन्सेप्ट पैदा हुआ। लेकिन सबसे पहला बात ये है, जैसे कि मान के चलो अगर हम तुमसे पूछते हैं, जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं उसी को रिवाइज करवा रहे हैं, कि अगर इफ यू टेक पेंसिल का स्केल, प्लास्टिक का स्केल, इफ यू टेक अ प्लास्टिक का स्केल, इफ यू रब इट ऑन योर हेयर्स। ये एक्सपेरिमेंट सबने किया है कि सर एक प्लास्टिक स्केल लेके ऐसे बालों पे ऐसे ऐसा रगड़िए और उस स्केल को फिर छोटे से पेपर के पास ले जाइए तो आप देखिएगा स्केल से पेपर चिपक जाएगा। ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? प्लास्टिक में तो कोई चार्ज नहीं है, पेपर में तो कोई चार्ज नहीं है। नॉर्मली एक दिन आओ और स्केल से पेपर को चिपकाओ, पागल हो जाओगे, लेकिन पेपर चिपकेगा नहीं। लेकिन ये वाला ऐसा रबिंग करने के बाद अगर तुम उसको चिपकाती हो तो वो चिपक जाएगा। ऐसा क्या हुआ उसके साथ? बिल्कुल सही बात है। उस स्केल के अंदर क्या हुआ, जब हम लोग रबिंग किए तो उस स्केल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, और जब उस स्केल के अंदर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो पॉजिटिव चार्ज के बगल में हम लोग जिसको लेके, अब जैसे मान के चलो ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है और ये एक बॉडी है जो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है सर, गरीब आदमी। लेकिन ये बात भी जानना चाहिए कि अगर एक पॉजिटिव चार्ज के बगल में किसी न्यूट्रल आदमी को रख देंगे तो चार्ज का अपना एक नेचर होता है, और चार्ज का नेचर ये होता है कि अगर आप उसके बगल में किसी अनचार्ज्ड बॉडी को रख दोगे, मैं गलत लिख दिया यहाँ पे, न्यूट्रल लिखना सही नहीं होगा मेरा, यहाँ पे मुझे लिखना चाहिए अनचार्ज्ड। तो चार्ज का अपना एक टेंडेंसी है कि वो अपने बगल वाले को ऑपोजिट चार्ज दे करके दो ठो पोल्स बना लेता है, पॉजिटिव पोल और निगेटिव पोल। ये चार्ज का फितरत है, मतलब उसका टेंडेंसी है। कहानी समझ में आ रहा है ना? तो चार्ज का ये टेंडेंसी होता है। तो चार्ज हम लोगों का जो होता है स्टैटिक होता है। चार्ज कैसा होता है नेचर में? स्टैटिक होता है। स्टैटिक का मतलब मूविंग होता है। चार्ज कैसा होता है नेचर? चार्ज का नेचर कैसा है? हाँ, चार्ज का नेचर कैसा हो? पंकज भैया जैसा हो, समझ गए? ऐसा मत बोलना तुम लोग। तो चार्ज जो होता है वो स्टैटिक नेचर का होता है, ये बात हमको पता यहाँ से चल जाता है।
अब चार्ज होता है दो टाइप का, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है निगेटिव चार्ज, यहां तक हमको पता है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सर चार्ज का सिंबल क्या होता है। तो जो चार्ज का सिंबल होता है वो होता है स्मॉल क्यू, या फिर बहुत जगहों पे कैपिटल क्यू भी दिख सकता है। स्मॉल क्यू 90% केसेस में हमको चार्ज के लिए दिखाई देता है, लेकिन अगर आपको बड़ा क्यू भी दिख रहा है तो घबराने वाली बात नहीं है, अच्छी बात है। अच्छा, चार्ज एक फिजिकल क्वांटिटी है। हम लोग जब क्लास 9 में थे, जो लोग मेरे पास पढ़े हो वो लोग को हम पढ़ाए थे, फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके का होता है, स्केलर और वेक्टर। स्केलर क्वांटिटी वो होता है जिसके पास अपना कुछ वैल्यू है, लेकिन उसके डायरेक्शन के बारे में हमें कुछ पता नहीं होता, ऐसा हम लोग पढ़े हैं। और वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच हैज अ वैल्यू, दैट इज मैग्नीट्यूड, एंड दे हैव अ डायरेक्शन आल्सो। तो वो जिनके पास अपना एक वैल्यू हो और उनका एक फिक्स डायरेक्शन भी पता हो हमें, तो उस क्वांटिटी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं या बोलते हैं, वॉट एवर इट इज। नाउ अगर मैं तुमसे पूछूं कि चार्ज के बारे में तुम क्या बोलना चाहोगे, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है या चार्ज एक वेक्टर क्वांटिटी है? क्योंकि चार्ज का तो वैल्यू है, जैसे चार्ज सर मान के चलिए इस एक बॉडी के पास चार्ज है 5 कूलम्ब चार्ज है, 10 कूलम्ब चार्ज है, तो डायरेक्शन क्या है उसका? चार्ज का डायरेक्शन हमको नहीं पता रहता है सर, चार्ज डायरेक्शन हमको नहीं पता होता है, इसीलिए चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बात हमको याद होना चाहिए, अच्छी बात है। अगला बात ये है कि सर चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? तो चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है कूलम्ब। क्या होता है? कूलम्ब, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। तो चार्ज का यूनिट क्या हो जाता है? कूलम्ब होता है। यहां तक कहानी ठीक है। तो चार्ज के बारे में हम ये जाने कि चार्ज दो टाइप का होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। चार्ज का सिंबल क्यू या फिर स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू होता है। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है और चार्ज का यूनिट होता है कूलम, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से। यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। अच्छा, और चार्ज का नेचर कैसा होता है? चार्ज का नेचर होता है स्टैटिक होता है। ये बात हम लोग को यहां तक पता चल गया है। अच्छा, अब हम तुमको एक बात बता देते हैं कि जैसे कि चार्ज का तो यूनिट है कूलम। अब मान के चलो अगर तुमको कभी चार्ज दिया कहीं पे, एग्जांपल के तौर पे मान के चलो 1 स्मॉल एम कैपिटल सी, इसका क्या मतलब है? 1 मीटर कूलम। देखो समझदार आदमी। तो ये 1 मीटर कूलम नहीं है, ये है 1 मिली कूलम। ऐसा तुमको दे ही सकता है, क्यों नहीं दे सकता है? दे सकता है, लेकिन आपको एक बात याद रखना होगा, जैसे कि तुमको यहां पे दे देगा 1 सीसी, तो 1 सेंटीकूलम, ऐसा भी दे ही सकता है। अच्छा, इससे भी गंदा, तो वो देगा तुमको 1 म्यू सी, मतलब 1 माइक्रो कूलम। ये क्या होता है सर? ये सब क्या चीज है? तो जैसे हम लोग जानते हैं ना कि मीटर सेंटी है, सेंटी, ठीक है। हाँ, वो थोड़ा सेंटी है, गुस्सा हो जाती है जल्दी, ठीक है। तो माइक्रो कूलम ऐसा हो गया ना भाई। तो अब सवाल ये है कि सर अगर हम लोग कभी क्वेश्चन ऐसा दे सकता है, अगर वो घुमाना चाहे तो दे सकता है। तो याद रखना कि मेरा जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, मिली कूलम नहीं है। मेरा जो एसआई यूनिट है वो कूलम है, वो माइक्रो कूलम नहीं है। तो हमको अपने डेटा को मिली कूलम से कूलम में लाना होगा, माइक्रो कूलम से कूलम में लाना होगा, सेंटी कूलम से कूलम में लेके आना होगा। वो कैसे लाना है? वो लाने के लिए हम लोग को बचपन में पढ़ाया जाता था। हाँ, बचपन में जो पढ़ाया जाता था उसको याद रखना होगा हमको। तो ये याद रखना कि सर मिली से अगर हमको 1 मिली कूलम से आना है तो डिवाइड करना होगा 1000 से, है ना। 1 मिली कूलम अगर हमको दिया है तो 1000 से डिवाइड करेंगे। अच्छा, अगर हमको 1 सेंटी कूलम दिया हुआ है तो हम लोग 100 से डिवाइड करेंगे तो वो कूलम में आ जाएगा। और अगर हम लोगों को माइक्रो दिया हुआ है म्यू, इस म्यू को हम लोग माइक्रो कहते हैं, तो एक माइक्रो में 10 का पावर -6 कूलम होता है। 10 का पावर -6 मतलब वी विल डिवाइड दिस वैल्यू बाई 10 लाख। वी विल डिवाइड द वैल्यू बाई 10 लाख, देन वी विल गेट द डेटा इन टर्म्स ऑफ कूलम, because there's a possibility कि they can give me the data in micro or milli or something like that.
समझ में आ गई मेरी बात? तो ये करंट क्या होता है बताओ। अब आते हैं करंट में। तो करंट का मतलब होता है फ्लो। किस चीज का फ्लो? तुम बोल रहे थे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो। कैसे बता सकते हो तुम? कोई ऐसा कहानी बता सकते हो? मान के चलिए आपके पास एक घर पे आपके वायर वगैरह बहुत सारा होता है ना, सब तो वायर ही से चल रहा भाई। अब ये जो वायर है किससे मिलके बना हो? किसका वायर है ये जो तुम घर पे यूज कर रहे हो? कॉपर के वायर हैं। ऐसे वायर तो गोल्ड के भी बनते हैं, कॉपर और गोल्ड के भी वायर बनते हैं, एल्यूमिनियम के भी वायर बनते हैं, सिल्वर के भी वायर बनते हैं और कॉपर के भी वायर बनते हैं। इन चार नहीं उसका वायर नहीं बनता। इस चार चीजों का मेनली वायर बनता है। गोल्ड का वायर, सिल्वर का वायर, कॉपर का वायर और एल्यूमिनियम का वायर। इन चार लोगों का वायर बनता है। अच्छा, गोल्ड और सिल्वर जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो उसको आप हटा लो, लेकिन बना सकते हो। बहुत लोग शायद आई गेस पहले के समय में राजा महाराजा लोग शायद सिल्वर ओ तब तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं था। ਕੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਮਿਲੀ ਜਿਹਦੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਏ ਮੋਏ 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 सॉरी, हाँ खैर ठीक है। अब हाँ, एल्यूमिनियम का क्वालिटी बहुत खराब होता है, जिस वजह से हम लोग एल्यूमिनियम का इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसीलिए हम लोग कॉपर वायर्स का इस्तेमाल करते हैं। तो इससे ये बात भी प्रूव हो जाता है कि कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, these are good conductors of electricity. Since they are good conductor of electricity, आयरन नहीं है सर? अरे आयरन, जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जितने भी मेटल्स हैं दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें हम लोग 2-3 आदमी का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, कॉपर और एल्यूमिनियम। ठीक है, जब तुम लोग चाइनीज सामान खरीद के लाते हो या ट्यूनिंग लाइट्स वगैरह खरीद के लाते हो, राइस लाइट खरीद के लाते हो, तो उसके वायर को नोचोगे तो तुम देखना कि उसके अंदर जो है वो एल्यूमिनियम का वायर रहता है, सफेद सफेद। अपने घर का कोई वायर ऐसा निकाल के देखना तो उसमें जो है वो तुम्हारा ब्राउन ब्राउन होता है, ब्राउन, तो वो कॉपर है। समझ गए? तो एल्यूमिनियम बहुत सस्ता होता है और उतना ड्यूरेबल भी नहीं होता है। कहानी समझ में आ गया? तो दीज आर कंडक्टर्स ऑल्सो। ठीक है, अच्छी बात है। यही है तुम्हारा कि कंडक्टर किसको कहते हैं, समझ में आ गया? जो लोग इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट होने देता है या पास होने देता है। ठीक है ना, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। करंट क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसा कि हम तुमको बता रहे थे, जैसे अपने घर में तुम जाओ, एक वायर पकड़ो, वायर पकड़ के ऐसे हाथ में ले लो, हाथ में लेके ऐसे गर्दन में घुमा लो, तुम्हारे को कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। लेकिन तुम एक छोटा सा काम करो, उस वायर को प्लग से डाल करके ऑन करो, उसके बाद गर्दन में ऐसे घुमाओ, फिर तुम घुमाने के लायक बचोगे नहीं। ऐसा क्यों होगा? वही वायर था वो, जिस वायर को हम अभी 2 मिनट पहले टच किए तो कुछ नहीं हुआ, उसको लेके हम खेले कूदे, कुछ नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही हम उस वायर को किसी प्लग से कनेक्ट किए, वो वायर हमको भयंकर शॉक दिया, ऐसा कि अब हम तार देख के डर रहे हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां सोचो, फ्लो करके हम लोग के शरीर में चला है। करंट फ्लो कहां से किया? कहां है करंट? Blackboard. समझो, ब्लैक बोर्ड। अच्छा देखो, ये एक वायर है, हम एक वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा तो है। तो यूजुअली जो वायर होता है, वायर हमेशा सर्कुलर या सिलिंड्रिकल ही लिया जाता है, लंबे लंबे वायर्स होते। क्या हुआ? धुआं वो गोहरा है, गोहरा। गोहरा समझते हो? गोहरा का है, इसीलिए ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो अरे सिगरेट तो ये एक कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के अंदर अगर हम देखेंगे तो हमको पता होना चाहिए कि मेटल्स जो भी होते हैं, मेटल्स कैसे होते हैं। मेटल्स के पास, ये बात जान के रखिए, आप लोग बड़े हो जाइएगा तो पता चल जाएगा आप लोगों को कि मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल्स के पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए मेटल्स हमेशा चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन दे। कोई भी मिलेगा, ए क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चाहिए, ले हम दे रहे। मेटल्स का नेचर होता है इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने का, जबकि नॉन मेटल्स कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जैसे ऑक्सीजन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, है ना, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो नॉन मेटल्स हैं, इनका टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लेने का। जबकि मेटल्स जैसे तुम बोल रहे थे ना, एल्यूमिनियम, आयरन, कॉपर, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम,
ये सब जो चीजें होती हैं, ये लोग होते हैं मेटल्स। ये लोग इलेक्ट्रॉन को डोनेट करना चाहते हैं, समझ रहे हो? तो क्यों डोनेट करेंगे? क्योंकि इनके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब सवाल ये है कि ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कैसे हैं? तो अगर तुम देखोगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस कंडक्टर में होता है ना, ये बहुत रैंडमली जो है वो मूव कर रहा होता है। जो इलेक्ट्रॉन्स होता है वायर, वायर मतलब कंडक्टर, कंडक्टर मतलब वायर, वायर मतलब मेटल, मेटल का बनेगा ना वायर। तो इस मेटालिक वायर में इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट है। हम नया करके कोई इलेक्ट्रॉन नहीं देते हैं, उसको दे भी नहीं सकते, ऐसा कोई तरीका नहीं निकला अभी तक। अगर ऐसा कर सकते तो हम प्लास्टिक से करंट दौड़ा देते। अगर हम ऐसा कर सकते तो प्लास्टिक को ऐसा प्लग से कनेक्ट करते, प्लास्टिक में करंट आ गया, जो कि संभव नहीं है। हम इलेक्ट्रॉन किसी को नहीं दे सकते हैं, बात समझ गई ना? तो मेटल यूज करना पड़ेगा। तुमसे पूछे हैं कुछ? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो रैंडमली मूव कर रहा होता है। अब जब ये रैंडम मूव कर रहा होता है तो हम लोग हाथ में लिए खेले कूदे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही हम इसको किसी पॉइंट से कनेक्ट करते हैं हमको शॉक लगता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि हम लोग जब किसी बैटरी से या किसी सोर्स से कनेक्ट करते हैं तो हम लोग बाहर से एक पोटेंशियल देते हैं, इसको एक बाहर से एक एनर्जी देते हैं, तुम ऐसा समझो। बाहर से एक धक्का लगाते हैं जोर से। उस धक्का की वजह से, उस पोटेंशियल की वजह से क्या होता है कि इस कंडक्टर के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, ये इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में फ्लो करना शुरू कर देते हैं। एक पर्टिकुलर पहले रैंडमली कूदा कूदी कर रहा था ये लोग, अब जो है वो एक प्रॉपर पैटर्न को पकड़ करके चलने लगेगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर पैटर्न को पकड़ के फ्लो करने लगे, तभी हम कहते हैं कि इस में से करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गया? तो जब इलेक्ट्रॉन्स एक प्रॉपर डायरेक्शन में फ्लो करता है तभी हम कहते हैं कि करंट फ्लो कर रहा है, वरना करंट फ्लो नहीं कर रहा है। पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन था लेकिन वो मूव भी कर रहा था, लेकिन वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा था। अब जो इसका इलेक्ट्रॉन है वो एक प्रॉपर पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस वजह से करंट फ्लो हो रहा है। और जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो शुरू होगा तभी ना हम लोग बोलते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने लगा मतलब करंट आ गया। तो इसीलिए बहुत लोग करंट को किस डेफिनेशन से जानते हैं? बहुत लोग करंट को बोलते हैं कि सर व्हाट इज करंट, तो बहुत लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, बहुत लोग बोलते हैं कि व्हाट इज करंट, तो लोग बोलते हैं फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो करने लगेगा तो करंट फ्लो करने लगता है, इस बात को हम लोगों को जानना चाहिए। तो करंट क्या है? कुछ नहीं, करंट इज फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्ज। अगर तुमसे कभी कोई पूछे, तुमको अच्छा बात बता रहे फ्लो ऑफ चार्ज, तो तुमसे तुम्हारा टीचर ऐसा मास्टर हीरो बनने के लिए बोलेगा अरे फ्लो ऑफ चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चार्ज फ्लो करेगा ना? गलत, कभी नहीं। उसको बोलना क्या समझे हो? हमको आता नहीं है कुछ, ऐसे बोल देना तुम लोग, ठीक है? बोलना कंडक्टर में पॉजिटिव चार्ज कभी भी फ्लो नहीं करता, पॉजिटिव चार्ज कभी फ्लो ही नहीं करता। पॉजिटिव चार्जेस आर फिक्स्ड एट अ प्लेस। पॉजिटिव चार्जेस एक जगह पे फिक्स्ड होती हैं, जो फ्लो करता है वो कौन है? नेगेटिव चार्जेस, दैट इज इलेक्ट्रॉन्स। कभी सामने तो इलेक्ट्रॉन्स, तुम कोशिश करो नहीं तो हम करवा देंगे, इसको पॉज करके करवा देंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ही जो होता है वो चार्जेस, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम लोग करंट कहते हैं। यहां तक कहानी पूरा क्लियर है? आइए फटाफट, करंट, करंट क्या है? एक फ्लो इलेक्ट्रॉन। अच्छा, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी होगा? क्या लगता है तुमको? वेरी गुड, करंट एक स्केलर क्वांटिटी है। जाके डूब मारो तुम लोग। करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, हम क्या बोले, हम मेरा बात पकड़े, एक डायरेक्शन में फ्लो करेगा। तो जब डायरेक्शन पता होगा तो वैल्यू तो पता चल ही जाएगा। तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। और करंट को दिखाते कैसे हैं? तो करंट को प्रेजेंट करने के लिए जो सिंबल यूज होता है वो होता है आई। और करंट का आई, लेकिन हमको तुम बुलाई नहीं है। अब करंट का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है एम्पियर। एम्पियर को प्रेजेंट करते हैं कैपिटल ए से। यहां तक कहानी क्लियर होना चाहिए। अब अगर हम तुमसे पूछें कि मेरे भाई करंट
का फॉर्मूला क्या है, क्योंकि यहां से फॉर्मूलाज शुरू होते हैं। तो अगर हम तुमसे पूछे कि फॉर्मूला करंट का क्या होगा, तो तुम क्या बोल रहे हो कि सर कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। तो गिवन एक समय में कितना इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर जाता है या कितना चार्ज फ्लो करता है एक समय में, उसी से ना पता चलेगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। कितना चार्ज फ्लो कर रहा है उसी से ना पता चलेगा कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। तो करंट हमको पता चलता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है और कितने समय में फ्लो कर रहा है, वहां से हमको करंट का पता चल जाता है। तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये एक फॉर्मूला है I को निकालने का। यहां से अगर हम चाहें तो एक फॉर्मूला और बना सकते हैं, Q इक्वल्स टू I इंटू टी। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। अब एक चीज है हम बता दे रहे, जब बता ही रहे हैं तो Q कैसे निकाले। तो Q का एक फॉर्मूला होता है N इंटू E। ये फॉर्मूला याद रखो, तुम लोग पढ़ाया गया था नहीं, ये सब कहाँ पढ़ाया जाएगा तुम लोग इसमें, सकेगा वो लोग नहीं सकेगा। तो Q इक्वल्स टू N इंटू E होता है। Q मतलब चार्ज, चार्ज मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे उतना ज्यादा चार्ज होगा। तो ये जो N है ये क्या है, ये N है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब ये बोलेगा कि E क्या है, हमको पता था कि तुम्हारे जैसा ही कोई शातिर बच्चा पूछेगा ये बेवकूफ सा सवाल। तो ये E क्या है, इलेक्ट्रॉन। वो एक दूसरा शातिर वहां बैठा हुआ है उस कोने में। इलेक्ट्रॉन E का मतलब होता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। E का मतलब क्या होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और इसका वैल्यू कितना होता है सर, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, जिसको अपने सहूलियत के लिए हम लोग लेंगे 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इसका मतलब ये हम समझ गए कि सर एक इलेक्ट्रॉन में कितना कूलम चार्ज फ्लो करता है, 1.6 एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम चार्ज फ्लो करता है। बात समझ में आ गया। अब यहां से क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। कहानी समझ में आ गया। तुम तक करंट के बारे में समझ में आ गया। करंट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, करंट फ्लो ऑफ चार्ज है, करंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, करंट को प्रेजेंट करेंगे I से, करंट का यूनिट है एम्पियर, करंट का फॉर्मूला है Q बाई टी कि कितना चार्ज कितने समय में फ्लो करता है। और इसी को हम यहाँ से Q इक्वल्स टू IT लिख ही सकते हैं। Q का एक और फॉर्मूला होता है N इंटू E, जहाँ पे N का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और E का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। कहानी यहाँ तक ठीक है, इरेज कर रहे हैं बच्ची। जब करंट को समझ गए हैं तो यहाँ से हमारे एग्जाम्स में कुछ डेफिनेशंस आते हैं। जैसे कि हमने तुमने कहा कि I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, ये फॉर्मूला तो हमने देखा। अब अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं जो कि एग्जाम में आने के चांसेस अच्छे खासे होते हैं, डिफाइन 1 एम्पियर, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है। डिफाइन 1 एम्पियर। तुम्हारे भी तो स्कूल में इलेक्ट्रिसिटी हुआ है, ये नहीं करवाया गया तुमको? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। सर है, मैडम होती तब तो हम चार्ज ले लिए होते। अभी तक सर है तो छोड़ दे रहे हैं। आदमी है, आदमी को छोड़ दो। औरत लोग के ऊपर भाई एकदम टूट पड़ो। तो वो लोग गलती किया नहीं कि एकदम, हाँ वो लोग एकदम। चलो तो 1 एम्पियर को कैसे डिफाइन करिएगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। I इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है 1 एम्पियर। अगर 1 एम्पियर करना है तो क्या हमको 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करवाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? Q के जगह पे 1 कूलम रखेंगे, टाइम के जगह पे 1 जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करेगा तब जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, 1 एम्पियर। नहीं समझे ना? हमारा ये मेन फॉर्मूला है I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। अब मुझे निकालना है 1 एम्पियर कितना होता है। तो I 1 कब होगा, जब Q 1 होगा और T भी 1 होगा। तभी ना I का वैल्यू 1 होगा। तो इसी को डिफाइन करने के लिए पूछता है। तो अब इसको डिफाइन कैसे करते हैं, तो हम लोग ऐसा लिखते हैं कि तुम लोग लिखना जब घर जाके देखना इसको, तो कि व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड, ये चल रहा है ना। तो व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू द कंडक्टर इन 1 सेकेंड,
then 1 ampere current is said to have flown through the conductor. जब 1 कूलम चार्ज 1 सेकेंड में फ्लो करता है तो उस वक्त उस कंडक्टर में कितना करंट फ्लो कर रहा होता है? 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा होता है। कहानी साफ है, अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे और हम लोग बात करेंगे किसके बारे में? अब हम लोग बात करेंगे पोटेंशियल के बारे में। पोटेंशियल जिसे हम कैपिटल V से डिनोट करते हैं। ठीक है, अच्छी बात है। ये क्या है? पोटेंशियल क्या होता है? देखो इसको समझाते हैं तुमको। मान के चलो ये एक पॉइंट है, बहुत दूर, बहुत बहुत दूर कहीं एक पॉइंट है। यहाँ पे एक चार्ज है, एक चार्ज बॉडी है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है ग्राउंड पे, पॉइंट P। अब तुम सोचो कि सर अगर इस पॉइंट से चार्ज को इस पॉइंट पे लाना है तो हमको कुछ वर्क करना होगा। अगर हम उसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेंगे, जैसे कि मान के चलो एक बॉल है, इसको हमको उस रूम में फेंकना है तो ऐसा किक करना पड़ेगा ना। बिना किक किए अपने डुगुर के थोड़ी चल जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक चार्ज है जो बहुत दूर है कहीं एक पॉइंट पे, वहां से उसको एक पॉइंट पी पे हमको लेके आना है। यहां तक कहानी ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर जब आप इसको इस पॉइंट से लेके आइएगा तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाने के लिए इस चार्ज बॉडी के ऊपर कोई वर्क करना पड़ेगा। तो आप इसको यहां से यहां तक मूव करने के लिए जो वर्क करिएगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंशियल कहते हैं। इसका फॉर्मूला कैसा बनता है? तो पोटेंशियल इक्वल्स टू वर्क डन बाई क्यू। अच्छा, वर्क डन बाई क्यू क्यों? कितना काम किस चार्ज के लिए कर रहे हो, कितना चार्ज के लिए कितना काम कर रहे हो, ये डिपेंड करेगा कि तुम्हारा पोटेंशियल कितना ज्यादा या कितना कम होगा। कहानी समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात ये है कि जो पोटेंशियल है इसका यूनिट क्या है? तो पोटेंशियल का यूनिट होता है वोल्ट, और वोल्ट को दिखाते हैं स्मॉल v से दिखाते हैं। हम लोग बोलते हैं ना सर 240 वोल्ट, 440 वोल्ट, ऐसा 1000 वोल्ट। तो वो वोल्ट क्या है? वो वोल्ट है पोटेंशियल। उस सर्किट में कितना पोटेंशियल का करंट फ्लो कर रहा है। बात समझ में आ गया? तो इसी पोटेंशियल को हम लोग वोल्ट V से डिनोट करते हैं और इसका यूनिट होता है वोल्ट। अब तुम चाहो तो यहां से एक और फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो कि वर्क डन इक्वल्स टू पोटेंशियल इनटू चार्ज। इसमें कोई बहुत बड़ा बात तो नहीं है, तुम लोग इतना केपेबल हो हम जानते हैं। अब यहां से फिर ऐसा वाला क्वेश्चन अगर हम उठा के लेके आए, डिफाइन 1 वोल्ट, तो इसका क्या आंसर लिखोगे तुम लोग बताओ? अगर W एक होगा, अगर W1 क्या, W का यूनिट क्या होता है? W का W का यूनिट होता है धमाल। वॉट था ना? W खोजने निकल जाए। W। अब हम लोग अकल के बंदे तो है ही नहीं कि बड़ा W सामने हो और हमें दिखाई ना दे। W वर्क है, वर्क का यूनिट होता है जूल। वेरी गुड। और Q का यूनिट होता है कूलम। सही बोल रही है बच्ची। तो 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल बाई 1 कूलम। तो 1 वोल्ट को कैसे डिफाइन करिएगा? When 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb to a point, then the potential is said to be 1V कर लो, 1 वोल्ट। कहानी समझ में आया? ये एग्जाम में पूछता है, हम मजाक नहीं कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, मेरा मुंह देख के लग रहा है कि मजाक के मूड में नहीं है, तो मजाक नहीं कर रहे हैं। बात समझ में आई? बोलो बच्ची। तो 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे 1 जूल बाई 1 C। When 1 joule of work is done to bring a charge of 1 coulomb to a point P, ये भी तुम लिख देना, to a point P, then the potential is said to be 1 volt. Understood? These questions usually comes in your exam for 1 marks. Yes, 1 marks. ठीक है।
हम टॉपिक हमारा छोटा सा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ये कुछ खास नहीं होता है, कुछ नहीं होता ये। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस कैसे निकालते हो? दो, हाँ एग्जैक्टली। तो पोटेंशियल डिफरेंस और कुछ भी नहीं है सर, दो पॉइंट्स के पोटेंशियल के बीच का जो नेट रिजल्टेंट है। जैसे मानिए ये एक पॉइंट P है, ये एक पॉइंट Q है। इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है वो है मान के चलिए V1, और इस पॉइंट का जो पोटेंशियल है मान के चलिए वो है V2। तो इस PQ जो एक हमारा सर्किट है या लेंथ है कंडक्टर का, इस कंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? तो तुम बोलोगे कि सर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है PD, जिसे हम V से ही डिनोट कर देते हैं। किससे डिनोट कर देते हैं? V से ही इसको भी, माने पोटेंशियल भी V और पोटेंशियल डिफरेंस भी V। तो हम कैसे निकालेंगे डिफरेंस? V2 माइनस V1 करके हम अपना पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। और कोई हमको बताएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा? छोटा v। तो इसका होगा वोल्ट, मतलब छोटा v। अच्छा, कोई हमको बताएगा कि ये जो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस है ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी? तो पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये बात हम लोग को पता होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं अब। कौन क्या है बच्ची? वही तो, अच्छा नहीं समझी। अच्छा चलो उसके उस बच्ची के स्टाइल से भी समझा देते हैं। 1v इक्वल्स टू 1jc-1। इसका मतलब क्या है? कुछ नहीं है बाबू। जब c-1 है इसका मतलब है जूल पर कूलम लिखा है यहाँ पे। जब हम लोग क्लास 9 में एक्सपोनेंट्स चैप्टर पढ़ रहे थे, पावर्स चैप्टर पढ़ रहे थे मैथ्स में, तो वहां हम लोग ये पढ़े थे कि अगर जैसे मान के चलिए, यहाँ देखिए आप, यहाँ देखिए, सुनो ना, कूट देंगे एकदम पकड़ के अभी। ये भगवान क्या जुल्म है। तुमको देते हैं, जैसे मान के चलो मैं तुमको यहाँ लिखता हूँ x² बाई x का पावर 5। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ x², और चूंकि ये नीचे है तो जब ये ऊपर आएगा तो ये हो जाएगा x का पावर -5। तो ये जितना ज्यादा सही है ये भी उतना ही ज्यादा सही है। ये रूल है एक्सपोनेंट्स का कि अगर कोई नंबर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में, मतलब ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए, तो वो नंबर का पावर का साइन बदल जाता है। बात समझ गई? जैसे कि मान के चलो हम यहाँ पे लिखते हैं, एक और एग्जांपल देते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग में क्लियर हो ही जाए एकदम तुम लोगों का। x का पावर -2 बाई x का पावर -3 को हम और कैसे लिख सकते हैं? क्या हम ये लिख सकते हैं x का पावर 3 बाई x का पावर 2? यस और नो? x³ बाई x², ऐसा लिख सकते हैं। जब ये नीचे से ऊपर गया तो इसके पावर का साइन बदल गया, ये ऊपर से नीचे उतरा तो इसके पावर का साइन बदल गया, और ये एब्सोल्युटली करेक्ट है। तो यही रूल है कि अगर आपका कोई नंबर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाए तो आपके साइन बदलते हैं बस। वो भी किसका साइन बदलेगा? पावर का साइन, आपका साइन नहीं बदलेगा। अगर आप -2 हैं तो आप -2 ही रहिएगा, लेकिन पावर का साइन बदल जाएगा। बात समझ में आ गया ना? ये एक नियम है। इस वजह से अब समझी कि नीचे वाला C ऊपर आएगा तो -1 आएगा, तो उस तरीके से चीजें चलती हैं। बात समझ गई ना? यही है। इसका पिक्चर ले लो। वही तो है, वर्क डन बाय क्वांटिटी ऑफ चार्ज, W/Q। अरे CBSE जिसको पोटेंशियल बोल के पढ़ाता है, हम उसको पोटेंशियल डिफरेंस बोल के पढ़ाते हैं, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा सही है। यहाँ पे खत्म हुआ। अब देखो आगे हम लोग को क्या पढ़ना चाहिए। तुम लोगों से अगर हम पूछे, तुम लोग कुछ डिवाइसेस का नाम सुने हो कि नहीं सुने हो? सुने हो? हाँ। तो हमको बताओ एमीटर क्या होता है? एम्पियर का जो होता है, एम्पियर कैलकुलेट करने के लिए। आइडिया तो अच्छा लगा रही हो, ठीक है। गैल्वेनोमीटर बताओ। गैल्वेनोमीटर, गैलीलियो गैलीली के आत्मा को वापस बुलाने के लिए गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल होता है।
इलेक्ट्रॉन का फ्लो नापने के लिए सर। इलेक्ट्रॉन का फ्लो नापने के लिए। हाँ, मतलब अरे वाह वाह। चार्ज हो गया ना। चलिए चलिए ठीक है, हम बताते हैं। देखिए 3 इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं जो आपको पता होना चाहिए। पहला एमीटर, दूसरा बी से भी कुछ जिसे हम कहते हैं वोल्ट मीटर, और तीसरा जिसे हम कहते हैं गैल्वेनोमीटर। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये जो एमीटर होता है ये क्या करता है? एम्पियर निकालता है। It measures the amount of current flowing through the circuit। एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जैसा कि तुम बोल रही थी कितना एम्पियर, तो तुम सही से बोल नहीं पाई, तुम गैस वर्क कर रही थी आई गेस। सर अभी तो बोले थे। एक सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, कितना करंट फ्लो कर रहा है, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 50 एम्पियर, उसको मेजर करने के लिए हमारे पास कौन है? एमीटर है। अच्छा, गैल्वेनोमीटर क्या काम करता है? टू डिटेक्ट, इसका काम है बस डिटेक्ट करना, टू डिटेक्ट वेदर, हाँ वेरी गुड, वेदर करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट और नॉट। क्या उस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस और नो। ये अगर जानना है तो हमें गैल्वेनोमीटर का मदद लेना पड़ता है। अब अगला है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या काम करता है? टू मेजर, ये क्या करता है? मेजर करता है टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। किसी भी 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, जिसको हम अभी कैलकुलेट किए थे ना, V2 माइनस V1, वो हमको माइनस माइनस करके बता देता है कि ये लो 30 है आंसर। समझ गए ना? तो 2 पॉइंट के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसको मेजर करने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। ये बात हम लोग को पता होना चाहिए। एक और बात यहाँ पे पता होना चाहिए हमें। क्या पता होना चाहिए? अभी बता रहे हैं, बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। एम मीटर को सर्किट में हमेशा सीरीज कनेक्शन में लगाया जाता है। कौन से कनेक्शन में? सीरीज। अच्छा, वोल्ट मीटर को हमेशा सर्किट में पैरेलल कनेक्शन के साथ लगाया जाता है। ये कैसे लगता है? जब हम एक सर्किट बनाएंगे ना तब तुमको बताएंगे। बस अभी तुम अपने पास रखो कि सर वोल्ट मीटर जोड़े कैसे? पैरेलल में जोड़ेंगे। एम मीटर को जोड़ेंगे कैसे? सीरीज में जोड़ेंगे। वो कैसे जुड़ता है वो दिखाएंगे बाद में, अभी जान के रखो बस। अच्छा, गैल्वेनोमीटर को जोड़े कैसे? तो गैल्वेनोमीटर को भी जोड़ेंगे हम लोग सीरीज में ही जोड़ते हैं गैल्वेनोमीटर को। बात समझ में आ गया? ये 3 चीजें होती हैं जो हमें पता होनी चाहिए। अच्छी बात है भाई। अब आगे बात करेंगे क्या? एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, फ्लो ऑफ करंट एंड फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये 2 चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। अब अगर हम किसी से पूछे तो क्या कोई हमको बता सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स या करंट, जैसे हम एक टेम्पोररी लोकल सस्ता एक सर्किट बना रहे हैं, ये दिल नहीं है बल्ब है, आशिक प्रेमी लोग बैठा हुआ है सब, पता चला बोलेगा ये तो दिल है। फिर देख रहे हैं सर, पढ़ाई नारी लोग का नाम ले रहे हैं। सर वो मोह ऐसा लग रहा है। ठीक है। अच्छा, ये एक सर्किट है, एक टेम्पोररी सा सर्किट है ये। इसमें और भी 2-3-4 चीजों को हम ऐड कर सकते थे अगर हम चाहते तो, लेकिन हम अभी नहीं कर रहे। बाद में एक अच्छा सर्किट बना के दिखाएंगे, उसमें रेजिस्टर सब डाल देंगे। ये लोकल सर्किट है, एक्सक्यूज मी। तो इस सर्किट में एक बल्ब लगाए हैं, ये एक बैटरी है, ये एक स्विच है। इस तरीके से हम लोग स्विच को दिखाते हैं। हम 2-2 स्विच बना दिए हैं यहाँ पे, जो कि उनको नहीं बनाना था, लेकिन स्विच ऐसा भी होता है ऐसा भी होता है, इसीलिए बस बना दिया, वो मिटा देंगे। तो दोनों ही स्विच होता है, ठीक है ना भाई? अब हम पूछने ये चाह रहे थे कि हमको पता है कि ये जो वायर हमने बनाया है, ये वायर और कुछ भी नहीं है, कंडक्टर है। और जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो इस कंडक्टर में करंट को फ्लो करने लगेगा। तो जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ द करंट? राइट।
सर, ये क्या लगा रहे हो? ये मैग्नेटिज्म चैप्टर में लगता है यही बेटा, लगा हुआ है सर, यही होगा। ऐसे नहीं होता है। ये ऐसा- मैग्नेटिज्म में ऐसा- लगता है। ऐसा। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसा होता है। क्या? ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, ये फ्लेमिंग्स ऐसे राइट नहीं हैंड रूल, होता। ये होता है कुछ तो थंब ऐसा रूल, बताए थे, कुछ तो ऐसा ऐसे ऐसे। बताया। ये थंब रूल होता है। ऐसे ये सब पढ़ना बाकी है अभी हम लोग सर का। इस तरह से होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, मुंह बंद रखिए आप। तो positive- करंट हमेशा, इलेक्ट्रिक करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करता है। और negative- आई मतलब करंट, ये हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव फ्लो करता है, और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा निगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो करता है। इस बात को याद रखना। इसका मतलब ये हुआ कि सर जिस डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। इस बात को याद रखना है। इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो करता है उसके ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में कौन फ्लो करता है? करंट फ्लो करता है। समझ गया? और करंट कहां से कहां फ्लो करता है? कभी भी, कहीं भी, किसी भी सर्किट में करंट हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल में फ्लो करता है। ये बात हम लोग को पता होना चाहिए। अच्छी बात है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, और अब हम लोग एक कंसेप्ट को देखेंगे जिस कंसेप्ट का नाम है रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस को समझने के पहले हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे, छोटा सा टॉपिक। अरे ये तो भाई बोमेंस कैप्सूल बन गया, ये देखो, हाँ सर। है ना? नेफ्रॉन जैसा लग रहा है। नहीं, वो नहीं लग रहा है तुम लोगों को? हमको तो लग रहा है ये वाला पोर्शन। चलो ठीक है, तुम लोग का इमेजिनेशन उतना तगड़ा नहीं है। पढ़ता नहीं। अब रेजिस्टेंस को समझने के लिए हम लोगों को एक लॉ समझना है, और उसका नाम है ओम्स लॉ। हाँ, हाँ। ठीक है, ओम का लॉ। ओम एक बहुत शक्तिशाली सर। शब्द है। एक साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, तो ओम्स ने क्या बताया हमें? ओम्स लॉ एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, दैट इज फॉर श्योर, एकदम पक्का बात है। ठीक है मेरे भाई। अब ओम्स लॉ क्या बताता है? तो ओम्स लॉ का एक लॉ है जिसको हम लोग को याद करना पड़ता है। तो लॉ ऑफ ओम्स, देखो कितना बढ़िया लड़का है ये। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्लीए। तो ओम्स लॉ स्टेट्स दैट the current flowing through the conductor will be directly proportional to the potential difference applied across its ends, keeping the physical conditions such as temperature and pressure as constant। ये इसका स्टेटमेंट है जो तुम लोग को बुक में मिल जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जिनको नहीं मिलेगा वो टाइमिंग देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा। कहने का मतलब ये है, हम बस बता रहे हैं। वो बोलता है कि एक सर्किट में कितना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस सर्किट पे लगने वाले पोटेंशियल डिफरेंस के ऊपर। सर्किट का पोटेंशियल जितना ज्यादा हाई होगा उस सर्किट में उतना ज्यादा करंट फ्लो कर रहा होगा। द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ द वायर। एक वायर है और इस वायर में कितना करंट फ्लो कर रहा है इस बात पे डिपेंड करेगा कि इस दो एंड पे कितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया गया है। बात समझ में आ गया? अगर 220 वोल्ट का करंट है तो कम है, 440 है तो ज्यादा है, 10,000 है तो बहुत ज्यादा है ना करंट वहां पे। तो जितना ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है उतना ज्यादा करंट फ्लो करता है। इस बात को हमको कौन बताया? ओम्स लॉ हमको इस बात को बताता है कि द करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स, कीपिंग द फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर जैसी चीजों को कांस्टेंट रखिए। टेम्परेचर प्रेशर चेंज मत करिएगा अगर आप, तो फिर आपको ये वाला चीज देखने को मिलेगा। अब यहां से एक चीज आप जान लो, ये जो साइन है इस साइन को हम कहते हैं प्रोपोर्शनल का साइन। किसका साइन कहते हैं? प्रोपोर्शनल का साइन कहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी कहते हैं। और हम जब भी फॉर्मूला देखते हैं तो हमको फॉर्मूला में इक्वल्स टू दिखाई देता है। कभी प्रोपोर्शनैलिटी दिखाई दिया किसी फॉर्मूला में? नहीं देता है, नहीं होता है। तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे और इक्वल्स टू को लाएंगे। ऐसा करने के लिए एक कांस्टेंट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कांस्टेंट। तो
तो हमने यहाँ पे इक्वल्स टू किया, आई लिखा और एक कांस्टेंट हमने लाया जिस कांस्टेंट का नाम था आर। उस कांस्टेंट का नाम क्या है? आर। ये आर क्या है? रेजिस्टेंस। ये वही रमेश बाबू है जिसको दीपिका पादुकोण बोली थी। क्या बोली थी? छोड़ दो। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली नहीं, मुझे छोड़ दो ऐसा नहीं बोली थी। तुम चुप रहो। कौन बोला? एक कौन बोला? अच्छा तुम बोली है, शाबाश। तो आर इक्वल्स टू, अरे वो उसका डायलॉग नहीं था, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। पढ़ाई लिखाई तो करते नहीं और टीवी भी नहीं देखते लगता है। तुम देखते हो ना, तुम्हारा तो जिंदगी टीवी देखने में बीत जाएगा। एक दिन देखना तुम एक दिन टीवी पे आओगे कि टीवी देखते देखते एक दिन आदमी टीवी पे आ गया। देखिए सर, हाँ, वो जब तुम जा रहे होगे अंतिम यात्रा तब टीवी पे आओगे। मैं गिरा होया बंदा जमा नीच बल्ली समझ गए ना? सेलेक्टिव पढ़ा हुआ। तो आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है। आर का मतलब रेजिस्टेंस होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है रेजिस्टेंस का। ये एग्जाम में जरूर से जरूर पूछता है। रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बात समझ गए? सर आपको ट्यूशन पढ़ाने जाना तो ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं ओम्स लॉ का फॉर्मूला। यही है ओम्स लॉ, V इक्वल्स टू आई आर। बात समझ गए? इसमें यहाँ पे आर का मतलब होता है। अब हमारा कहानी आगे बढ़ेगा। सर ये रेजिस्टेंस क्या चीज है बताइए। तो इट इज, हाँ वेरी गुड, इट इज द एबिलिटी टू oppose the flow of electrons in the circuit। हमारा जो सर्किट है उस सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है। अब जब हम लोग, जैसे हमारे को समझो, आओ बहुत अच्छा एग्जांपल ले लो। पंखा है, इस फैन का रेगुलेटर है। जब तुम रेगुलेटर को जैसे 5 नंबर पे रखे फॉर एग्जांपल, काफी स्पीड चल रहा है फैन, फिर तुम 4 नंबर पे ले गए, फैन थोड़ा सा कम हो गया। फिर तुम 3 नंबर पे लेके आए, फैन थोड़ा कम। फिर 2 नंबर पे लाओगे तो थोड़ा और कम होगा। आखिर ये चल क्या रहा है यहाँ पे? रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। एक्चुअल में ये जो फैन का रेगुलेटर है ये और कुछ नहीं, ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है। ये क्या है? एक रेजिस्टर है। क्या है? एक रेजिस्टर है। रेजिस्टर किसको कहते हैं? जो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, माने वो आदमी, वो डिवाइस जो करंट के फ्लो को या इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को ऑपोज करने का कैपेसिटी रखता हो, उसको हम रेजिस्टर कहते हैं। कहानी समझ में आ गया? तो ये जो हमारा रेगुलेटर है ये और कुछ नहीं, एक बहुत अच्छे रेजिस्टर का एग्जाम्पल है। जब हम लोग जब 1 नंबर पे रखते हैं फैन को, उस वक्त रेजिस्टेंस बहुत हाई है, मतलब ऑपोज बहुत ज्यादा कर रहे हैं, इसीलिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहा। चूंकि ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं कर रहा, इसलिए ज्यादा करंट भी फ्लो, इसीलिए पंखा बहुत धीरे धीरे चलता है। जब हम 2 नंबर पे करते हैं उसको, तो रेजिस्टेंस थोड़ा कम हो जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो पहले से थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि रोकना थोड़ा कम कर दिए तो बढ़ा, तो करंट भी बढ़ा, इस वजह से पंखा भी थोड़ा तेज हो गया। जब हम 3 नंबर पे किए तो रेजिस्टेंस थोड़ा और कम हो गया, इस वजह से करंट, इलेक्ट्रॉन थोड़ा और ज्यादा हो गया, इस वजह से पंखा थोड़ा और तेज हो गया। बात समझ में आ रहा? तो रेजिस्टेंस और कुछ भी नहीं, एक क्या है? एबिलिटी है। ये एक क्षमता है। बोलो। लास्ट पे करेंगे, जैसे 5 उसका लास्ट रेगुलेटर का, तो फिर मतलब रेजिस्टेंस, हाँ, रेजिस्टेंस खत्म कभी नहीं होता है, रेजिस्टेंस मिनिमम हो जाता है। वो अपोज हमेशा होता है, वो फ्लो, इलेक्ट्रॉन के फ्लो को हमेशा अपोज किया जाता है, लेकिन वो रेजिस्टेंस हम लोग कम कर देते हैं 5 नंबर या 7 नंबर पे जब कर देते हैं, फुल कर देते हैं। तो बात समझ में आ गई? तो रेजिस्टेंस इज द एबिलिटी, किस चीज का एबिलिटी? इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को अपोज करने के एबिलिटी को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। कहानी यहां तक ठीक है? अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं।
अब रेजिस्टेंस के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे थोड़ा। रुक जाओ बच्ची 5 मिनट, हम आवाज देंगे तब वो लोग आएंगे। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस है जिसे हम लोग कैपिटल R से डिनोट करते हैं, इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है ओम। या तो ओम लिखो, नहीं तो ऐसा सिंबल होता है, तुम इस सिंबल को भी बना सकते हो। यही है ओम का सिंबल। ओम, ओम नहीं बोलते, ओम होता है वो। तो हम लोग सही सर सही बोलते थे, हमको लगता सर खराब है। ओम होता है। तो क्या आदमी है भाई, अच्छी। मन को भी ओम ही मतलब बोलेंगे। हाँ, क्या बोलेंगे तब? ए भाई, तो यूनिट रेजिस्टेंस का होता है ओम। ठीक है, अच्छी बात है, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अब अगर हम तुमसे बोले कि बच्ची हम लोग जानते हैं, माने बच्चों हम लोग जानते हैं कि V इक्वल्स टू IR होता है, तो यहाँ से अगर हम लोग R का फॉर्मूला निकालना चाहें तो क्या हम लोग V बाई I लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, 100% लिख सकते हैं, कोई तकलीफ यहाँ पे नहीं है। अगर हम R का फॉर्मूला बनाए हैं तो हम एक सवाल भी लेके आएंगे कि भैया डिफाइन 1 ओम। तो 1 ओम को कैसे डिफाइन करिएगा बताइए? तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं कि 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर? क्या ये लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? When 1 volt of potential is applied across the conductors and 1 ampere current is flowing through the conductor, then the resistance of the conductor is said to be 1 ohm. क्या ये बात सही है कि गलत है? जब सर्किट में 1 वोल्ट का पोटेंशियल अप्लाई किया गया हो और उस सर्किट पे 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा हो, उस वक्त उस सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कितना कहेंगे? 1 ओम कहेंगे। बात समझ में आ गया? दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात, जब आपको 1 ओम, 1 वोल्ट, 1 एम्पियर ऐसा कुछ डिफाइन करने को आए तो जो स्टेटमेंट हम बोल रहे हैं वो तो तुम लिखोगे ही, साथ में ये जो बॉक्स बना रहे हैं फॉर्मूला का 1 वाला, उसको भी देना होगा। ये दोनों चीज आएगा आंसर में, चाहे आंसर 1 मार्क्स का हो चाहे 2 मार्क्स का हो। डेफिनेशन के साथ ये फॉर्मूला भी चलेगा 1 वाला। कहानी समझ में आ गया? अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं फैक्टर्स के ऊपर, चलते हैं। फैक्टर्स जिसके ऊपर हमारा जो सर्किट है, हमारा जो कंडक्टर है, उसका जो रेजिस्टेंस है, वो रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता होगा। सर मान के चलिए कि रेजिस्टेंस एक क्षमता है, एबिलिटी है। अब आपके पास कितना क्षमता है, एक वायर के पास कितना क्षमता है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? तो ये सब कुछ चीजों पे डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन सर्टेन फैक्टर्स। It depends on certain factors. What are those factors? कोई भी बताओ, open to all है। बच्ची तुम बैठ जाओ, हमको हमसे देखा नहीं जा रहा है तुम्हारा दर्द तकलीफ। बोलो भाई। फ्लो ऑफ करंट बोल सकते हो। और बोलो। चलो देखो, मैं बताता हूं वो 4 फैक्टर्स क्या होंगे। सबसे पहला फैक्टर होगा नेचर ऑफ कंडक्टर। नेचर ऑफ, अच्छा इसको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। चलो, तो नेचर ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर का नेचर कैसा है। कहीं आप सर्किट बनाए हैं और कंडक्टर की जगह पे एक तो प्लास्टिक का बाल्टी घुसा दीजिएगा उसमें। यो यो यो, चरस गंजा मेरे को प्यारा, चरस गंजा मेरे को प्यारा। तो प्लास्टिक का बाल्टी घुसा दोगे सर्किट में तो क्या कुछ होगा? नहीं होगा, क्योंकि कंडक्टर का नेचर कैसा है उसको आप देखना पड़ेगा। कंडक्टर का नेचर कैसा होना चाहिए? कंडक्टर
इस तरीके का होना चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपोज कर सके। और ऐसे कौन लोग होते हैं जो बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपोज करते हैं, आप जानते हैं? नहीं जानते, आप लोगों से उम्मीद भी नहीं है। तो यूजुअली वो लोग जिन्हें हम एलॉय कहते हैं, एलॉय बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस देता है। क्यों, कैसे पता चला? हमको कैसे पता चला? क्योंकि हम तुम लोग थोड़ा ज्यादा पढ़े लिखे हैं। बट तुमको कैसे पता चलेगा? तुम जितना भी हीटिंग डिवाइसेस यूज कर रहे हो, आयरन, गीजर वाटर हीटर, आयरन कपड़ा प्रेस करने वाला आयरन, और इंडक्शन, इलेक्ट्रिक हीटर आता है जिसपे खाना पकाया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है वो। इंडक्शन, हाँ, इंडक्शन। ये सब जो डिवाइसेस हैं जो हमें गर्मी देती हैं, है ना? गीजर पानी गर्म कर दिया, आयरन कपड़ा गर्म कर दिया, हीटर खाना पका दिया, है ना? तो ये सब जो भी चीजें हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही हैं और उनका काम है हीट को प्रोड्यूस करना, उन सारी चीजों में हम लोग जो वायर का इस्तेमाल करते हैं वो वायर नॉर्मल कॉपर या एल्यूमिनियम का नहीं होता है। उन डिवाइसेस में जो वायर इस्तेमाल किया जाता है वो कोई मेटल का नहीं होता है, वो एलॉय होता है। अब एलॉय बनता कैसे है? तो एलॉय को तुम दो तरीके से बना सकते हो, मेटल के साथ नॉन मेटल को लाके बना सकते हो, या एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिला के भी बना सकते हो। जैसे हम एक एग्जांपल देंगे, हमारा येलो वाला बल्ब आता था पहले, अभी फुचका वाला लोग शायद यूज करता है कि नहीं करता, आई डोंट नो। तो येलो वाला जो बल्ब होता था, हाँ जा सकती हो तुम, येलो वाला जो बल्ब है उसका जो फिलामेंट होता है जो शाइन करता है वो किसका बना हुआ होता है? गलत, वो एलॉय है, ऐसा बोलना सही। तो मेटल प्लस नॉन मेटल को मिला के एलॉय बना सकते हो, या मेटल और मेटल को मिला के हम लोग एलॉय बना सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, हम एक नाम ले सकते हैं नाइक्रोम वायर, पता नहीं नाम सुने हो तुम लोग, नहीं सुने हो? बहुत तगड़ा होता है सर नाइक्रोम वायर। क्या होता है खासियत उसका? नॉर्मल वायर को आप लीजिए 100 डिग्री 150 डिग्री पे हीट करिए, पिघल के खत्म। नाइक्रोम वायर 3500 डिग्री सेल्सियस पे ले जाइए फिर भी नहीं पिघलता है, 3500। उस तरीके से एक और वायर होता है जिसको हम कहते हैं टंगस्टन, एक होता है नाइक्रोम। तो ये कुछ 2-3 स्पेशल वायर्स हैं जिनका रेजिस्टेंस बहुत हाई है। अब रेजिस्टेंस बहुत हाई है, अब तुम समझो कैसे काम कर रहा है ये लोग। देखो, जब एक करंट है, एक वायर है, वायर से करंट फ्लो करेगा। अब क्या होगा, करंट जब चलेगा तो इसको रेजिस्टेंस मिलेगा। जब रेजिस्टेंस मिलेगा तो करंट फ्लो तो कर नहीं पाएगा, तो वो जो उसका एनर्जी है वो एनर्जी किसी चीज में कन्वर्ट होगा ना, वही हीट बन जाता है और इस तरीके से हीट प्रोड्यूस होता है। तो जो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो उतना बेहतर हीटिंग करके देगा तुमको। बात समझ में आ गया ना? जो जितना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वो उतना ज्यादा हीट करके तुमको देगा। ये कंसेप्ट है, ये पढ़ना भी है आगे, जूल्स लॉ ऑफ इफेक्ट में। अच्छा ठीक है, बना दिया, अच्छा हुई तब पी लेना, छोड़ दिया जूल्स लॉ। तो इस तरीके से नेचर पे डिपेंड करता है। फटाफट रैप करना है क्लास रूम को। दूसरा, लेंथ ऑफ कंडक्टर जो वायर है उसका लेंथ कितना है। अच्छा, लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डायरेक्टली चलता है, लेंथ के ऊपर रेजिस्टेंस डायरेक्टली चलता है। जितना लंबा लेंथ, मतलब कॉपर माने वायर जितना लंबा उतना ज्यादा वो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। अच्छा, तीसरा कंडीशन होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, जिसको तुम थिकनेस के नाम से जान सकते हो, कितना मोटा है तुम्हारा वायर। समझ गए? तो रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया के। रेजिस्टेंस जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया का। जितना ज्यादा थिक है तुम्हारा वायर वो उतना कम रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, और जितना पतला है तुम्हारा वायर वो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। कहानी ठीक है? अच्छा, अब आता है हमारा चौथा फैक्टर। वो चौथा फैक्टर क्या है? तो हमारा जो चौथा फैक्टर है वो है टेम्परेचर। रेजिस्टेंस टेम्परेचर पे भी डिपेंडेंट होता है। कैसे डिपेंडेंट होता है रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर?
जितना कम टेम्परेचर होगा उतना नहीं, रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बात याद रखिएगा आप लोग। रेजिस्टेंस टेम्परेचर के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो उतना ज्यादा उस सर्किट का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बात समझ में आ गया? अब हम रेजिस्टेंस का एक नया फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं और आज के लिए यही लास्ट है हमारा। तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इस पॉइंट 2 और पॉइंट 3 से फॉर्मूला बनाएंगे। तो अगर हम पॉइंट 2 को देखें तो क्या हम बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर पॉइंट 3 को देखें तो हम बोल सकते हैं कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। इनवर्स का मतलब ही 1/, आ जाएगा, वो 1 बोलना नहीं पड़ता। इनवर्स बोलोगे तो 1 नहीं बोलोगे, ठीक है ना। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो क्या हम बोल सकते हैं कि R इज प्रोपोर्शनल टू L/A, ऐसा बोल सकते हैं। अब मेरा कॉमन सेंस बोल रहा है कि सर आप थोड़ी देर पहले बोले थे कि प्रोपोर्शनलिटी को अगर आप हटाना चाहते हो और इक्वल्स टू को लाना चाहते हो तो एक कांस्टेंट को आपको लाना पड़ेगा। और ऐसा करने के लिए आप यहाँ पे लिखोगे R इक्वल्स टू रो इंटू L/A। अब ये जो यहाँ पे कांस्टेंट है उसको हम लोग ऐसे बनाए हैं और इसका नाम है रो। इसको प्रोनाउंस करते हैं रो से और इसको हम लोग बुलाते हैं क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। स्पेसिफिक, अच्छा इसका एक और नाम है, रुक जाओ, इसको हम लोग रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। बात समझ में आ गया? तो ये जो फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, भाई साहब भयंकर इंपॉर्टेंट होता है, ये बात पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये 4 फैक्टर्स के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। बात समझ में आ गया? और यही 4 फैक्टर है, इन दोनों को मिलाओगे तो ये फॉर्मूला बनेगा। इस पे क्वेश्चन 110% आता है, ठीक है। बस अब क्लास खत्म होने वाला है, हुआ नहीं है तो अब ये हो गया। तो R इक्वल्स टू रो इंटू L/A ये फॉर्मूला है। A मतलब एरिया, वायर का एरिया कैसे निकालोगे? हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि हम लोग वायर को सर्कुलर मान के काम करते हैं। हम लोग वायर को कैसा मानते हैं? सर्कुलर। तो सर्कल का एरिया क्या होता है? πr²। तो ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए क्योंकि सर्कल का एरिया निकालोगे तभी ना इस फॉर्मूला में पुट करोगे। बात समझ गए? तो ये बात है। और दूसरी बात है कि ये जो रो होता है अगर इसको निकालना है तो क्या फॉर्मूला लगाओगे? R इंटू A/L लगाओगे, ठीक है। अच्छा इस रो का यूनिट क्या होता है ये बता देते हैं तुमको। रो का यूनिट क्या होता है बताओ? ओम मीटर। रो का यूनिट होता है ओम मीटर। अच्छा इसका एक और यूनिट हो सकता है ओम सेंटीमीटर। क्या हो सकता है? ये कब हो सकता है? जब एरिया और लेंथ दोनों सेंटीमीटर में चले तो तुम्हारा रो ओम सेंटीमीटर में आएगा। और जब एरिया और लेंथ दोनों का यूनिट मीटर स्क्वायर और मीटर होगा तो तुम्हारा आंसर ओम मीटर आएगा। कहानी यहाँ तक क्लियर है? बस अब इतना दूर पढ़ लेना है अगले क्लास के पहले। समझ में आ गया? तो लाइफ में है, बुक्स के साथ भी दोस्ती फेस्ट है, मैथ के सम्स